गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जीतो और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। एक एक पल का उपयोग करिए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि इस बार सफलता जो है वह निश्चित रूप से प्राप्त करके ही रुकना है। आइए आज हम परिचर्चा करते हैं आपके बीच टेस्ट 17 के प्रश्नों के बारे में। और हमारा टेस्ट 17 का पहला प्रश्न आपके बीच है। क्वेश्चन ये कह रहा है 140 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर 250 वोल्ट की वोल्टेज 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जोड़ा जा रहा है और आपको यह बताना है साथियों हमारी करंट क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारी कैपेसिटेंस का मान है वह कितना दिया है, 140 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ आपकी 50 हर्ट्ज है, मेरा सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट आपको दिया है। आपसे पूछ रहा है साथियों करंट। हम करंट का मान क्या जानते हैं, I बराबर हम V/XC जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और आपको मालूम है हमारी XC क्या होती है, 1/2πfc होती है, जो कि 1/ωc के बराबर है। और आप सब लोगों ने जाना है ओमेगा मेरी क्या होती है साथियों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका मान 2πf रेडियन प्रति सेकंड में होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ओमेगा का SI मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे रेडियन प्रति सेकंड है। क्या कहेंगे, रेडियन प्रति सेकंड है। चलिए अब यहां से स्पष्ट हो गया कि हमारी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf रेडियन प्रति सेकंड है। अब यहां से हम लोगों को क्या कर लेना है, तो XC निकालने का काम करना है। XC निकालने के लिए जो सूत्र है हमारा 2πfc, उसको पुट करेंगे 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी के बदले में 50 इंटू कैपेसिटेंस का मान हमारा कितना है, तो आप देख लीजिए 140 माइक्रो के बिहाफ में आप 10 के पावर -6 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लिए, देखिए कितना ओम आ रहा है। जब साथियों इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 22.73 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 22.73 ओम आ रहा है। अब हम बड़ी आसानी से V/XC कर सकते हैं, मेरे पास तो वैल्यू मिल ही गया। अब हम लोग यहाँ क्या कर दें, अब हमारे पास क्या मान आ गया, अब हम I = V/XC कर रहे हैं। V का मान 250, XC का मान 22.73। आफ्टर सॉल्विंग लगभग 11 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम 11 एम्पियर को नॉर्मली ले लेते हैं। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारी क्या हो जाएगी, सही उत्तर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। 10 घंटे की अवधि में 100 वाट के 2 बल्ब और 200 वाट के 4 बल्ब के द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा। तो सबसे पहले हम कुल पावर की अगर बात करें साथियों, तो मेरी जो कुल पावर है उसका मान हो जाएगा 2 × 100, क्योंकि 100 वाट के 2 बल्ब हैं प्लस आपके 4 200 वाट के बल्ब हैं, तो 4 × 200, ये आपका 200 प्लस आपका 800, दैट बिकम्स 1000 वाट आपकी टोटल वाटेज हो गई। ठीक है, एनर्जी के बारे में आप जानते हैं हमारी वाट इंटू घंटे, अब बटा आपको क्या करना है, 1000 करना है। आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास वाट है 1000, घंटे हैं 10 और मेरी बाय 1000, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट बिकम्स डियर फ्रेंड कितना, 10 किलोवाट आवर। इसी को आप 10 यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 10 यूनिट भी कह सकते हैं। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 1 महीने का पूछता, क्या पूछता दोस्तों, 1 महीने का पूछता, तो आप वाट गुना घंटे गुना दिन कर देते। क्या करते, वाट गुना घंटे गुना दिन कर देते और फिर आप इसको हल करने का काम करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। ठीक है, तो हमारा जो दुर्घटना होने का कारण है जरा उस पर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना होने का कारण है, तो साहब खतरे के प्रति सजग रहिएगा तो दुर्घटना नहीं होगा, लेकिन यहां कह रहा सजग ना होना। जानबूझ करके
हम जो है इग्नोर करना, डेंजर को इग्नोर करना। यहाँ हम जानते हैं कि भाई नंगा तार है, लेकिन फिर भी वहीं जाके काम करते रहना। हम जानते हैं कि धारदार औजार है और फिर भी बिना सेफ्टी के उसका इस्तेमाल करना। तो ये आपकी क्या खतरे के प्रति सजग न होने से तो दुर्घटना होगी, ठीक है। औजार का जानकार होने से नहीं होगी, सुरक्षा मानक का ज्ञान है तो नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, खतरे के प्रति अगर आप सजग नहीं हैं, एकदम इग्नोर कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंस को आप माइंड से हटा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगी, बिल्कुल घटना घट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार का चुंबक। तो दोस्तों याद रखना, हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है, पुकार घंटी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार, पुकार घंटी कहते हैं। अगर आपने इसको, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, कॉल बेल बजाया, आवाज आई, हमें लगा कि भाई इंफॉर्मेशन मिला कि गेट पर कोई आया है, जाके खोलते हैं। नॉर्मली यहां पर जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी क्या होती है, टेम्पररी, क्या होती है सरकार, टेम्पररी मैग्नेट होती हैं। और आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, यह जो टेम्पररी मैग्नेट है, यह जल्दी मैग्नेटाइज क्या होती है, जल्दी मैग्नेटाइज, व जल्दी क्या होती है, डीमैग्नेटाइज, क्या होती है, जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाती है। क्या होती है, तुरंत मैग्नेटाइज और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका प्रयोग प्रायः हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः हम लोग क्या करते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग प्रायः हम लोग विद्यार्थी जी एसी सप्लाई सिस्टम में किया करते हैं। किसमें किया करते हैं, एसी सप्लाई सिस्टम में किया करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, अगला है मेरा फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है। तो जरा गौर कर लीजिएगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। यहां आप देख लीजिए, ये मेरा आपका क्या है, यहां पर आपका मैग्नेटिक पोल है N और S, ठीक है। इसके मिड पोजीशन के बीच का जो यह दूरी है, इसे हम लोग पोल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, जो कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों हम ध्यान दे दें, 180 डिग्री होता है। अगर हमने कॉइल को इस हिसाब से इंस्टॉल किया, कॉइल को इस हिसाब से इंस्टॉल किया कि मेरी कॉइल की भी जो स्पैन है वो बिल्कुल हमारे पोल स्पैन के ही बराबर पर हैं, तो मेरे कॉइल का ये एक्टिव साइड है। कौन सा साइड है, एक्टिव साइड। याद रखना, जिस साइड वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होता है वो एक्टिव साइड है, ये दोनों मेरी क्या है, पैसिव साइड है, ठीक है। क्या है, मेरी पैसिव साइड है। तो इसके बीच का यह जो मेरा डिस्टेंस है, दैट इज डियर फ्रेंड 180। ऐसी परिस्थिति में इसे हम लोग कॉइल पिच कहते हैं या स्पैन भी कह सकते हैं। तो याद रखना, आप पिच बोलो या स्पैन बोलो, बोथ आर सेम, दोनों क्या होती हैं दोस्तों, सेम होती हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि पिच इक्वल टू स्पैन बोथ आर सेम। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरा पोल पिच किसके बराबर है, कॉइल पिच के बराबर है, और दोनों का मान 180 है। तो इसे आप क्या कहेंगे, फुल पिच वाइंडिंग कहेंगे या फुल पिच कॉइल कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारी फुल पिच कॉइल में क्या होगा, कॉइल गैप और पोल गैप दोनों आपका आपस में बराबर होगा, और ऐसी परिस्थिति में मेरा पिच फैक्टर Kp 1 होता है। अगर ये कुछ एंगल से कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं, चॉर्डेड पिच वाइंडिंग कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारा चॉर्डेड पिच वाइंडिंग में क्या होता है, ध्यान रखेंगे साथियों, चॉर्डेड पिच वाइंडिंग में आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरी Kp लेस देन क्या होती है साहब, 1 हो जाती है। तो आप गांठ बांध लेंगे, पिच फैक्टर का मैग्नीट्यूड जब हमारी फुल पिच वाइंडिंग होती है तो 1 होती है, अगर आपकी क्या होती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है तो लेस देन 1 होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में Kd का मान कितना होता है डियर फ्रेंड, तो आपका
कॉन्सेंट्रिक में 1 होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में केडी का मान लेस देन 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी पिच फैक्टर केपी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसे cos अल्फा बाय 2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं गणितीय रूप से। ठीक है, चलिए साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न आया है कि एलपी ट्रेड क्लास में कौन सा चैप्टर होगा। तो आज जो है एलपी की क्लासेस जो शाम में 2 से 6 PM के बीच में होनी है हमारी बैच में, वो आज आपकी क्या है, तो पावर जनरेशन की क्लासेस होनी है। बाकी सभी चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर दिए गए हैं और आज लास्ट क्लास मुझे लगता है कि होगी। ठीक है, तो आज पावर जनरेशन की आखिरी क्लासेस होनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है पवन जी का कि सीवीटी 2 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट होली में होगा कि बंद रहेगा। बिल्कुल पवन जी, सीवीटी 2 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट बिल्कुल बंद नहीं रहेगा। आज आपकी 18 नंबर की टेस्ट होगी। ठीक है, आज आपकी आई थिंक आज मैं 17 डिस्कस कर रहा हूं, तो आज 18 का टेस्ट है। ठीक है, कल 19 का होगा, यानी 13 तारीख को ध्यान रखिएगा। 13th ऑफ मार्च लगातार हमारी टेस्ट होगी और 13th ऑफ मार्च तक 20 टेस्ट को हम लोग पूरा कर लेंगे। और याद रखिएगा, आपके 20 टेस्ट का डिस्कशन भी कंटिन्यू आपकी सेवा में होगा और टेस्ट भी कंटिन्यू होगा, बंद बिल्कुल भी नहीं होगा। और पवन जी, मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आग्रह है कि क्या आपको जो टेस्ट 15, 16, 17 नहीं प्राप्त हो पाया था वो मिला कि नहीं मिला, वो जरा बताइएगा। 100 क्वेश्चन वाला भी होगा, कोई भी टेस्ट बंद नहीं होगा, ये 20 पूरा करके बंद होगा। समझ गए क्या होगा, 20 पूरा करके बंद होगा। जो सूचना मेरे पास है वो यही सूचना है। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं होगा, कंप्लीट सभी चीजों को पूरा करके तब जो है छुट्टियां आपकी दी जाएंगी। बाकी बच्चों की हो चुकी हैं, आपकी पूरा करने के बाद होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां से तो कई सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त हो गई। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मास सोल्डिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए, कह रहा मास सोल्डिंग तकनीक का कौन सा प्रकार नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है विद्यार्थी जी, मेरी ड्रैग सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग और डिप सोल्डरिंग, यह तीनों जो है वह आपकी क्या है, मास सोल्डरिंग है। क्या है यह सरकार, मास सोल्डरिंग है। लेकिन हमारी जो है आयरन सोल्डरिंग, ये मास सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है। आप सब एक बात जान लीजिएगा, सोल्डरिंग जब भी होती है 450 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होती है। क्या होती है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होती है। नॉर्मली हम लोग 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको कवर करते हैं। दूसरे नंबर पर सोल्डरिंग आयरन का बिट जो बार बार पूछा जाता है, सोल्डरिंग आयरन का बिट ये आपका कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का। कॉपर का गलनांक आप याद रख लेंगे साथियों, यह आपका 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का बिट नहीं, यहाँ टिप होगा। क्या होगा, टिप होगा, आगे का मुहाना, क्योंकि वो उच्च ताप पर होना चाहिए। तो हमारी सोल्डरिंग आयरन की टिप क्या होगी, कॉपर की बनी होती है। सोल्डरिंग के माध्यम से जो जोड़ बनता है वह आपका कच्चा जोड़ बनता है। आप इसको रीहीट करके दोबारा क्या कर सकते हैं, तो वापस खोल सकते हैं। हम यहाँ पर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए, साथ ही साथ क्या करने के लिए साथियों, ध्यान रखना, साथ ही साथ इसको फैलाव के लिए, और तो और हमारी जो है पिघलना भी क्या हो जाए, इजिली हो जाए, इन सभी चीजों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप याद रखेंगे। आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है। वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को मैकेनिकली कपल किया गया है, उसे किस नाम से जानते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है साथियों, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे एमजी सेट के नाम से जानते हैं, मोटर जनरेटर सेट के नाम से जानते हैं। मतलब 3 फेज का सप्लाई हमने किसको दिया साहब, एसी का हमने मोटर को दिया। और फिर यहां से हमने किसको कपल कर दिया जी, हमने यहां पर कपल कर दिया डीसी जनरेटर को। ठीक है, अब डीसी जनरेटर से
हमको आउटपुट मिल गया डीसी, तो हमने एसी से क्या कर लिया, यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट कर लिया। यानी एसी को हमने बड़े आराम से किस में बदल लिया मित्रों, हमने डीसी में बदल लिया। दैट सिस्टम इज कंसीडर्ड एज डियर फ्रेंड मोटर जनरेटर सेट, और हम इसके लिए प्रायः सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एसी मशीन। अगर यहाँ ये नहीं उपलब्ध हो तब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करने का काम करते हैं साहब, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है साहब, ठीक है। अब कह रहा है दिए गए विकल्प में सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, वह जरा बताने का कष्ट करें। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार। कह रहा उच्च गति पर उच्च दक्षता, ठीक है, उच्च गति पर उच्च दक्षता। और फिर कह रहा है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उच्च गति पर उच्च दक्षता, इसका संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सैलियन पोल टाइप के रोटर, कैसा रोटर, सैलियन पोल टाइप का रोटर यूज करते हैं। और इसकी गति जो होती है, एक तो हमेशा ध्यान रखिए कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन कांस्टेंट में भी यह निम्न होती हैं। ये जो सोचेंगे कि 3000 आरपीएम पे चलेगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लगातार संचालन की गति, वेरिएबल ऑपरेशन की गति, कम क्षमता। तो हम इसमें सबसे सुटेबल आंसर कौन सा लें साथियों, हमारा हो जाएगी कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड। यह मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के कारण, स्टेटर और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के कारण, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है सरकार, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के कारण आप सदैव याद रखिएगा एक फिक्स स्पीड ns पर ही संचालित होती हैं, जिस ns का मान 120 fy क्या होता है, p होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है वितरण के लिए, ठीक है, वितरण के लिए हम लोग क्या करते हैं। विद्यार्थी जी, यहां पर मास सोल्डिंग का मतलब होता है वह सोल्डिंग जो सबसे ज्यादा की जाती है, जिस सोल्डिंग का व्यवहारिक रूप से प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं, वो आपकी है मास सोल्डरिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे मास में आदमी आ गया, मतलब उसका आदमी बहुत था, उसके परिचित लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। तो कहने का यही सीधा तात्पर्य है, यह बेसिक रूप से क्या है, यूनिवर्सटाइल मोस्टली यूज्ड हमारी क्या है, मेथड ऑफ सोल्डिंग है, जिसका हम विशेष रूप से प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। आपका है विकल्पों से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो उपभोक्ता वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वह आपका ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेरा कैसा होता है, डेल्टा स्टार होता है। कैसा होता है, डेल्टा स्टार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार के होने से क्या होती हैं, तो 3 फेज 4 वायर की प्रणाली आप विकसित कर पाते हैं। और जब 3 फेज 4 वायर की प्रणाली विकसित कर पाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा पावर लोड एवं मेरा जो प्रकाश लोड है, लाइट लोड है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं सिंगल फेज वाले, 3 फेज सिंगल फेज दोनों को सप्लाई देने में सक्षम होते हैं। इसकी मदद से 11 केवी का इनपुट को हम किस में बदलते हैं सरकार, 230 वोल्ट के सिंगल फेज एसी में, और 440 वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका 3 फेज में। 440 मैंने मैक्सिमम बोला है, 400-415 के रेंज में हुआ करता है, अधिकतम 440 तक जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा टू स्टार, इनपुट डेल्टा आउटपुट आपकी स्टार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कह रहा है केबल में चार्जिंग करंट, तो आप हमेशा याद रखना चार्जिंग करंट जो हमारी होती हैं डेफिनेटली वो 90 डिग्री से क्या होती हैं, लीडिंग होती हैं। किन से सरकार, हमारे वोल्टेज से। क्या होती हैं, मेरे वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या होती हैं, लिंक होती है, लीड करती है, आगे आगे प्रस्थान करती है। इसके पीछे का मुख्य कारण है, यह जो हमारा डेवलप होता है वह किसके कारण होता है, कैपेसिटेंस के कारण होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीड्स बाय द वोल्टेज विथ 90 डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री तक आगे रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 180 पीछे कहां से हो जाएगा, तो अनर्थन हो जाएगा, है कि नहीं।
90 का है ना, लीड करेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट। तो घर के बाहर जो हम लाइट लगाते हैं वह इग्रेस प्रोटेक्शन IP65 होता है, जो कि हमें धूल व बारिश के पानी से, किससे साहब, बारिश के पानी से सुरक्षा का एक मानक होता है कि आप किस हिसाब से फिटिंग करेंगे कि धूल वगैरह से आपका सिस्टम बचा रहेगा, आपकी बल्ब बची रहेगी, साथ ही साथ बारिश के पानी के छींटों का असर भी उस पर नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर जो इंतजाम करने का निर्देश है वह कौन सा है, IP65 है साथियों। डीसी परिपथ में कौन सा मीटर उपयोग नहीं किया जाएगा, हमारी इंडक्शन मीटर जो होती है यह सिर्फ और सिर्फ एसी पर ऑपरेट होती हैं। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, हीटिंग और पीएमएमसी तो ओनली आपका क्या है, डीसी है, ठीक है। ये आपका ये दोनों में यूज हो रहा है। तो हम सब लोगों ने क्या देखा, हमेशा याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप की जो भी हमारी मशीन होती हैं, इंडक्शन टाइप की जो भी हमारी मशीन होती हैं, आप कंफर्म हो जाइए कि वो मशीन सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करती हैं, तो आपकी एसी पर ही काम करती है। उसका प्रयोग हम डीसी पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या होते हैं, डीसी पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आइए एवोमीटर, A4 आपकी क्या होती है, A4 होती है हमारी अमीटर, A4 हमारी क्या होती है, अमीटर। V4 हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। और O4 आपका क्या होता है, ओम मीटर। ये ध्यान रखेंगे। तो अमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों चीजें हैं। तो मेरा क्या क्या मेजर हो रहा है, करंट मेजर हो रही है, वोल्टेज मेजर हो रहा है और रजिस्टर मेजर हो रही है। ये तीन चीजें हमारी मेजर हो रही हैं। और याद रखना, ये तीनों चीजें जो मेजर हो रही हैं यह किसकी मदद से होती हैं, मल्टीमीटर की मदद से होती है। और यही मल्टीमीटर क्या कहलाता है, एवोमीटर कहलाता है। ध्यान देंगे, इसके माध्यम से कंटिन्यूटी भी हम चेक करते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रांजिस्टर या डायोड के टर्मिनल्स की भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है और मोस्टली हम किसका यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट, वोल्टेज एवं प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न है सीटीएस वायरिंग। तो सीटीएस का पूरा नाम याद रखेंगे, क्या होता है, ये होता है केबल टायर सीथ। क्या होता है सरकार, केबल टायर सीथ होता है। फिर बार बार पूछा जाता है टीआरएस, टीआरएस का क्या नाम होता है, इसका होता है टफ्ड रबर सीथ। क्या होता है, टफ रबर सीथ, जिसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या हैं, सीटीएस और टीआरएस। अब कह रहा है कि इसमें वेल सीजनड और सागौन की लकड़ी पर हम लोग करने का काम करते हैं, बैटन का यूज करते हैं, लकड़ी के फट्टी का यूज करते हैं। इसकी मोटाई कितना भी कम होगा साहब, मैं यहाँ पर चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, चौड़ाई डिपेंड करेगा आप कितना तार लेकर जा रहे हो। हालांकि अब यह भी यूज में नहीं लिया जा रहा है, इसका भी यूज अब धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया है। लेकिन मेरे समझाने का तात्पर्य है, इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, आप दीवार के ऊपर जब इंस्टॉल करते हैं तो दीवार और इसके बीच का जो गैप है, जो मोटाई है, वो कितना होगा। तो किसी भी हाल में साहब नियम ये कहता है कि 10 mm से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितना होना चाहिए साहब जी, 10 mm जरूर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए। तो सॉफ्ट सोल्डिंग और हार्ड सोल्डिंग, आपको तो याद है, सॉफ्ट सोल्डिंग हमारी जो है यही आपकी मेनली सोल्डरिंग है। हार्ड में जाइएगा तो ब्रेजिंग हो जाती हैं। और सॉफ्ट सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस से सदैव आपकी क्या होगी, नीचे होगी, कम तापमान पर होगी। और सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए जो सोल्डर हम यूज करते हैं वह प्रायः साहब PB+SN, लेड प्लस टिन का बना होता है। इसका अलग अलग कंपोजिशन जो है वो हम यूज करने का काम करते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस हम कौन सा सोल्डर प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का, जो कि नॉर्मली हमारा 90 डिग्री से लेकर के आपका 250 डिग्री सेल्सियस भी मैं बहुत कह रहा हूं, है ना, 90 से लेकर के 250 तक में ही यह पूरा अपना काम निपटा लेता है।
जो हमारी इलेक्ट्रिशियन सोल्डर है 90 से 250 में अपने सारे काम को क्या करता है, निपटा लेता है, फाइनलाइज कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए विद्वानों आगे बढ़ते हैं। मेरा राइट आंसर यहाँ हो गया डी नंबर। अब कह रहा दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटकर मूल दूरी की आधी हो जाए, यानी F समानुपाती Q1 Q2 होता है और F विद कर्मानुपाती मेरा 1/r स्क्वायर का होता है। किसका होता है, 1/r स्क्वायर का होता है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, मुझे ये कह दिया गया मेरा डिस्टेंस कितना है, हाफ है ना सरकार। अब जब मेरी डिस्टेंस हाफ हो गई तो F आपका क्या हो गया, 1/1/2 का स्क्वायर, दैट बिकम्स F समानुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/1/4, दैट बिकम्स F आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना कम से कम हो जाएगा। क्या होगा साहब, हमारी फ्रीक्वेंसी सॉरी हमारा फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाफ बिल्कुल भी नहीं होगा। दूरी के वर्ग का क्या होता है, स्क्वायर, तो वर्ग का स्क्वायर का व्युत कर्मानुपाती, नॉट कर्मानुपाती, कैसा होता है, व्युत कर्मानुपाती। इसीलिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 4 गुना चले जाएंगे। समझ गए विद्यार्थी जी, 1/1/2 का स्क्वायर है तो 1/1/2 मतलब कितना, 1/1/4, 1/1/4 को सीधा कीजिएगा तो ऊपर 4 जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा साथियों। ये ध्यान सदैव आपको रखना है। अगर ये समानुपाती होता तब तो 1/4 हो जाता, 4 गुना कम हो जाता, 1/4 हो जाता। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। साहब जी कह रहा चालक का अमाप नापने हेतु कौन सा उपकरण, अमाप का मतलब है चालक का मोटाई, चालक का व्यास, है ना। क्या होता है साहब जी, चालक की मोटाई, चालक का व्यास, ये मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अलग अलग उसमें कम से कम कितने खांचे कटे होते हैं, 36 होते हैं, 0 से 36 होते हैं। और आपको मैंने बताया है यह मेरे तार के व्यास को मापने का काम करता है। आवश्यकता पड़ती है तो मेटल के सीट का भी मोटाई मापता है। इसे हम SWG के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जानते हैं। याद रखना साहब, हमारी SWG का यदि मान बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारी तार क्या होती है, आपकी पतली होती है। तार पतली होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो मेरा करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर SWG नंबर यदि कम होता है तो मेरी तार क्या हो जाती हैं साहब, मोटी हो जाती हैं। ठीक है, तार मोटी होती हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटता है तो आप जानते हैं क्या होगा, मेरी करंट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेरी करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। ठीक है, अमेरिका में AWG होता है जिसे अमेरिकन वायर गेज के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा विकल्प द्विदिशक उपकरण है, यानी आपका कौन सा उपकरण जो है वो बाय डायरेक्शनल है। समझ गए, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, उस उपकरण का नाम ट्रायक है। ये आपका क्या होता है, ट्रायोड फॉर AC। क्या होता है सरकार जी, ट्रायोड फॉर AC आपका ट्रायक होता है। और मेरे विद्वान साथियों गंभीरता पूर्वक ध्यान दे देना, यह जो है ना आपका एंटी पैरेलल होता है। किसका जी, ये हमारा ध्यान रखेंगे, यह जो है ना एंटी पैरेलल होता है किसका, जल्दी से बताने का कष्ट करिए। आप लोग तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, काफी मेहनत भी आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा एंटी पैरेलल होता है, डेफिनेटली हमारे SCR का। किसका, हमारे SCR का। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, नाम बताइए कौन कौन। यहाँ पर मेरा गेट होता है, ये मेरा MT1 होता है, ये मेरा MT2 होता है। मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 और ये गेट। तो 3 टर्मिनल का यह डिवाइस है। SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करने पर यह हमें प्राप्त होता है। यह आपकी बाय डायरेक्शनल होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है साहब, हम डायोड का यूज AC को DC में बदलने में करते हैं। यह मेरा डायोड क्या होता है, यूनिलैटरल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। SCR जो है यह भी आपकी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल नहीं होती, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है मैग्नीट्यूड रिले को डैश भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। मैग्नीट्यूड रिले को किस नाम से जानते हैं, जरा कोशिश करके देखिए तो।
मैग्नीट्यूड रिले को हम लोग इंडक्शन रिले कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? इंडक्शन रिले कहते हैं। ठीक है, उसका कारण जरा मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसमें मेटल का एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्याला जैसा होता है, और यह जो प्याला जैसी संरचना इसमें रहती है ना, उस प्याला जैसी संरचना में हम लोग एसी के चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करते हैं, और मेटल का डिस्क यहाँ भंवर धारा के माध्यम से, आपका एडी करंट के माध्यम से क्या होता है, हमें यहाँ IE लिखना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, एडी करंट के माध्यम से इसमें जो डिस्क है आपकी एल्युमिनियम वाली, वह घूमती रहती है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? इंडक्शन पड़ गया साथियों। ठीक है, और मैग्नीट्यूड रिले तो हम कह ही रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? C हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उत्पन्न होता है। इसी कारण से इसके संस्कार को भी हमने इंडक्शन के नाम से नवाजने का काम किया है। 110101 कैसी संख्या है? तो 110101 ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर के का रेडिक्स कितना होता है? इसका रेडिक्स यानी बेस आपका 2 होता है। कौन कौन होता है? 0 या 1 होता है ना। अब आपसे कह दिया जाए, उत्तर तो मिल गया, लेकिन आपसे ऐसा कह दिया जाए 110101 ये मेरा बाइनरी है, इसको डेसिमल में बदल के दिखाइए, तो कितना आसानी से आप करिएगा। 1 के ऊपर 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32। तो देख लीजिए 32, 16, 4 और 1 इतना आपका मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 32 + 16 + 4 + 1, तो 20 + 32 कितना आपका? 52 + 1 दैट बिकम 53। तो मेरी टोटल मान डेसिमल में क्या हो जाएगी? 53। डेसिमल में मेरा मान क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये हमारी बैचेज हैं साथियों जो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं रिवीजन के। ये बैच अगर आप परचेज करते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से, तो यहाँ पर आपको ट्रेड का कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, जो लास्ट टाइम में आपको मदद करने में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, और दूसरी हमारी है बेसिक साइंस ईडी की, यह भी अपने अंतिम चरण में है, और इस बैचेज के माध्यम से भी आपको बेसिक साइंस ईडी का कंप्लीट रिवीजन प्राप्त होगा, जिससे आप कम समय में अपने स्कोर को इंप्रूव करने में काफ़ी मदद प्राप्त कर सकते हैं, जो उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचनात्मक चिन्ह है, तो दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह जो हमारा है इंफॉर्मेटिव साइन, तो उसका जो आकार होता है वह कैसा होता है? आप सभी लोगों को पता है, जरा बताने का कष्ट करिएगा। इसका आकार वर्गाकार होता है। क्या होता है साहब? वर्गाकार होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी जो साहब जी सरफेस होती है, इसका जो पृष्ठ सतह होता है, वह पृष्ठ सतह किस रंग का होता है? जरा बताइएगा। हरे रंग का होता है। पृष्ठ सतह किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और संकेत चिन्ह यहाँ कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा होता है? संकेत चिन्ह आपके सफेद कलर का होता है। ठीक है, सफेद रंग का होता है। जैसे महिला प्रसाधन है, पुरुष प्रसाधन है, ठीक है, आपका सपोज कर लीजिए पीने का पेयजल है, ये सब का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वह हम लोग सांकेतिक रूप से इसी के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ से हमें पता चलती है, सूचना मिलती है कि कहाँ पर क्या, कैसे, कौन सी चीजें हैं, क्या जानकारी है, वो पूरा हमें मालूम होता है। आपका वर्गाकार हो जाता है। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार होता है। मेरी चेतावनी चिन्ह ट्रायंगुलर होती हैं। क्या होती हैं? चेतावनी चिन्ह मेरी ट्रायंगुलर होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आइए अगला प्रश्न। डीसी मोटर को रोकने के लिए कौन सा विद्युत ब्रेकिंग सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है? तो सबसे कम ऊर्जा की खपत करने वाला तो आपको नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है, वह मेरा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगा। यह ऊर्जा भी कम लेगा, लेने की तो बात छोड़िए, ये ऊर्जा देने का भी काम करता है। जो ऊर्जा यह रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस, यह हमें आउटपुट में एनर्जी देना ही शुरू कर देता है। रिटर्न बैक टू दैट, क्या हो जाएगा साहब? रिटर्न बैक टू द आउटपुट लेवल। समझ गए? ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथी का बड़ा अच्छा सवाल आया है। एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा कि इससे टफ रह सकता है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आप अनुभवी और मेहनती छात्र हैं, मुझे लगता है कि आपकी विद्वता निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन आपको मैं कह दूं
कि जो एग्जाम में प्रश्नों का स्तर है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप देख लीजिए, वहां से आपको अंदाजा उठेगा। प्रीवियस के प्रश्न बिल्कुल इसी स्तर के रहे हैं और उसी स्तर के प्रश्न को हमने टेस्ट में देने का प्रयास भी किया है। जिस स्तर को रेलवे मेंटेन कर रहा है, हम उसी स्तर के प्रश्न आपके बीच रख रहे हैं। यदि आपको और भी टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको विनम्रतापूर्वक आग्रह आपसे करूंगा कि BSPSCL का 50 टेस्ट के 68 डिस्कशन है, 68, और 68 डिस्कशन इसी चैनल पर हैं, जिस 68 में एवरी डिस्कशन में 50 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। आप उसको देख लीजिए तो आपका कम से कम 3400 क्वेश्चन BSPSCL के माध्यम से 3400 टफ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस वहां पर आपको इसी चैनल पर बताए गए हैं। इसी चैनल पर 3400 क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मुझे मेरा आपसे निवेदन होगा, यदि आपके पास समय है तो आप उस डिस्कशन के साथ भी जुड़ करके उसको भी देख लीजिएगा। उसका भी क्या है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको 3400 और भी टफ से टफ क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। बाकी लगभग 2000 के आसपास तो इस 20 डिस्कशन के माध्यम से 1500, बाकी इस चैनल पर और भी जो मेरी क्लासेस कराई गई हैं, मुझे लगता है सिर्फ इस चैनल पर 7-8 हजार क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। आई थिंक वो टू मच सफिशिएंट है, बट आपको उसको देखना पड़ेगा, ये कष्ट थोड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मेरी जो अनुभव और मेरी जो ज्ञान है, उस आधार पर मुझे जो लगता है कि प्रश्नों का स्तर ALP का यही है और इसी को लगभग फॉलो करना उचित है, इसी को फॉलो करना उचित है। ठीक है ना। बाकी आप अपनी तैयारी का लेवल जितना बेहतर रखते हैं, सफलता उतनी ज्यादा सुनिश्चित होती है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। सीलिंग फैन सर्किट में, और आपको ये लेवल आसान लग रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। समझ गए कि नहीं? नहीं तो इस लेवल के प्रश्नों में भी बच्चे माइनस में मार्क्स ला रहे हैं, निगेटिव में बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। ये प्रतिदिन मैं देख रहा हूं टेस्ट के रिजल्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहना सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग का क्या उद्देश्य है। तो मेरा रेगुलेटर जो यूज होता है मेरे विद्वान मित्रों, यह यूज होता है साहब जी वोल्टेज को नियंत्रित रखने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। और जब मेरी वोल्टेज नियंत्रित होती हैं तो डेफिनेटली उसके आधार पर मेरी स्पीड भी क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। क्या होती है, मेरी स्पीड भी साथियों नियंत्रित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाती है, मेरी स्पीड भी नियंत्रित हो जाती है। The purpose of voltage regulator in case of fan is not to control the speed of the fan. The purpose is only to control the supply voltage. Okay, and the magnitude of voltage will be controlled. Then definitely the speed is controlled. जैसे ही हमारी परिमाण क्या होती है, वोल्टेज की नियंत्रित होती हैं, तुरंत हमारा क्या हो जाता है, तो स्पीड नियंत्रित हो जाती है। और एक्चुअली यहाँ पर हम यूज किसका करते हैं, जीना डायोड का करते हैं, ट्रायक का करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का समय आ गया है, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो मेरी राइट आंसर क्या हो जाएगी, फैन की दी गई वोल्टता को क्या करना, कम करना, रिड्यूसिंग द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द फैन, ये इसका मेन पर्पस होता है। एक वितरण ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफर होता है, एक वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिए स्टेप डाउन होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K का मान लेस देन 1 होता है। यहाँ पर मेरी N1 बड़ी और N2 छोटी होती है, यहाँ मेरा V1 बड़ा और V2 छोटा होता है, यहाँ मेरा E1 बड़ा और E2 छोटा होता है, यहाँ मेरा आपका साहब I1 छोटा और I2 बड़ा होता है। यानी आउटपुट में वोल्टेज हमको क्या मिलती है, कम मिलती है। और प्रायः यह जो वितरण का ट्रांसफर होता है यह डेल्टा स्टार के कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जाता है, जिसके आउटपुट से हमें साहब जी याद रखेंगे 3 फेज 4 वायर क्या होती हैं, 3 फेज 4 वायर हमें साथियों सप्लाई सिस्टम के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकाश और ध्यान रखिएगा, प्रकाश और किसका यूज करते हैं, तो हम लोग लाइटिंग सर्किट के लिए भी, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए भी, और तो और साथियों हम किस में यूज कर लेते हैं, तो 3 फेज की सप्लाई सिस्टम को भी संचालित करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। तो पावर और हमारा डोमेस्टिक बोथ एप्लीकेशंस यहां से संभव है।
विद्वान साथियों कह रहा है मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि में होती है? मॉसफेट मेरा फेट फैमिली का अत्यंत महत्वपूर्ण मेंबर है या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के परिवार में दो महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पहला संतान इसका जेफेट है और दूसरी संतान इसकी क्या है? मॉसफेट है। आपको याद रखना है जेफेट सिर्फ डिप्लीशन मोड में काम करता है और मॉसफेट डिप्लीशन एनहांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। मेरे मॉसफेट का पूरा नामकरण संस्कार आप जान लीजिएगा साहब, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपका क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है मेरे विद्वान मित्रों, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा द परफेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर दिस क्वांटिटी इज व्हाट, यह आपकी क्या होती हैं? 10 के पावर 9 की कैटेगरी में होती हैं। यह बहुत ही फास्ट एक्टिंग स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं, स्टैटिक डिवाइस होती हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आराम से क्या करते हैं? तो बहुत ही माइक्रो सेकेंड में हम समझिए तो स्विचिंग करने में सक्षम होते हैं। यह वोल्टेज कंट्रोल होता है। एफईटी परिवार का सभी सदस्य वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ओके डियर फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, बिना किसी चिंता के हम सीधा जवाब दे सकते हैं। यह मेरा क्या है साहब? एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सुरक्षा उपकरण है जो हमें भूदोष से भी सुरक्षा देता है। साथ ही साथ साथियों आप याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी तरह की सिचुएशंस अगर क्रिएट होती है तो उन सभी से हम लोगों को क्या करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। इसको हमेशा ध्यान रखना। और इसका एडवांस वर्जन आरसीसीबी है, मिली एम्पियर के रेंज में उपलब्ध होती हैं। आप एमसीबी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमसीबी के बिहाफ में आज हम इसकी तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं और इसे हम लोगों को लगाना चाहिए अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि एमसीबी 0.5 एम्पीयर से कम की धारा को ऑपरेट कर पाने में, उस पर अपने एक्शन को ले पाने में सक्षम नहीं होती और 0.5 एम्पीयर की करंट बहुत ज्यादा होती है। हमारी मृत्यु तो 10 मिली एम्पीयर पर 3 से 4 सेकंड में हो जाती है। तो ये मेरे लिए बड़ा डेंजरस हो जाता है। हाँ, एकदम सही बात है, हमारी आरसीसीबी ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा बढ़िया है विथ रिस्पेक्ट टू ईएलसीबी। क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ईएलसीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो मेरे विद्वान मित्रों NS बराबर आप जानते हैं 120 F/P होता है। NS मेरा समानुपाती फ्रीक्वेंसी का होता है, मतलब स्पष्ट है, NS बढ़ेगा मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मेरी फ्रीक्वेंसी घटेगी NS घटेगा। यहीं से एक छोटी बात और समझ लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, मेरा NS मेरे पोल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? पोल का व्युत्क्रमानुपाती। ध्रुवों की संख्या बढ़ाते हैं स्पीड घट जाती है, ध्रुवों की संख्या घटाते हैं स्पीड बढ़ जाती है। वी आर गोइंग विथ व्हिच वन द डियर फ्रेंड? तो मेरे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से गति बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे? सही मानने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी ट्रांसफर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है, तो दिष्टकारी तरंग की औसत वोल्टेज क्या होगी? वी आर गोइंग विथ व्हिच वन डियर फ्रेंड? यहां पर कहा है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सेकेंडरी पर मेरा पीक वोल्टेज Vm 20 वोल्ट है। आपसे कह रहा है यहाँ VAV क्या होगा? औसत वोल्टेज क्या होगा? तो जब हम बात करते हैं हाफ वेव के बारे में तो वहाँ मेरा एवरेज होता है Vm/π। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो वहाँ मेरा एवरेज होता है 2 Vm/π। क्या होता है सरकार? 2 Vm/π हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा VAV बराबर Vm/π। इसका मतलब है साथियों ध्यान रखिए, Vm का मान हमने दे दिया है 20, अब बटे यहाँ का हो गया 3.14। तो वी आर गोइंग विथ व्हिच आंसर डियर फ्रेंड? वी आर गोइंग विथ व्हिच आंसर? क्या लिखिएगा जवाब? 20/3.14। इट बिकम 6.36 वोल्ट। द मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6.36। और मेरे विद्वान साथियों आप गांठ बांध लेना, गांठ बांध लेना। मेरे एसी सिस्टम में मैक्सिमम वोल्टेज सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, मेरी आरएमएस उसके बाद होती हैं और मेरा एवरेज सबसे छोटी होती हैं। VRMS का मान Vm/√2 होता है या 0.707 Vm होता है। V एवरेज का मान आप याद रख लेना 2 Vm/π होता है या नहीं तो 0.636 Vm होता है। ये दोनों में से जो आपको
उचित है, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखना। और एसी सप्लाई सिस्टम में या एसी की क्वांटिटी के दौरान जो भी मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट का दिया रहता है, कंफर्म हो जाइए वह मेरा आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है, दैट इज नॉट द पीक वैल्यू। यदि मेंशन नहीं किया गया है तो ओनली वोल्टेज और करंट लिखा गया तो आप सीधे समझ लीजिए वह क्या हो जाएगा, तो आपका साहब आरएमएस ही होगा। एक डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण, वाह, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे हम मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपका फील्ड करंट IF होता है और इधर मेरी क्या होती हैं, आपकी नो लोड वोल्टेज E0 होती है। यह जो है साहब इस कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, रेजिंग नेचर का होता है। क्या होता है ये? रेजिंग नेचर का होता है। लगभग मेरे बहुत सारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, मोटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, डेफिनेटली खास करके जनरेटर का विशेष रूप से अगर हम बात करें तो उसकी जो आपकी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यह आपकी प्रायः रेजिंग स्वभाव की होती हैं। तो आपका E0 और IF के बीच का यह हो रहा है और यही आपकी क्या है सरकार, OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी आर गोइंग विथ व्हिच डियर फ्रेंड, इसे हम लोग मैग्नेटिक अभिलक्षण के नाम से जानते हैं। आंतरिक का बात होगा तो EA वर्सेस IA का कर्व बनेगा, बाह्य का बात होगा तो VL वर्सेस IL का कर्व बनेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक की बात होगी तो E0 वर्सेस IF का हमारा क्या होगा, कर्व बनेगा। तो इस हिसाब से हम तीनों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे और इस तीनों को माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है। E0 IF मैग्नेटिक, EA IA इंटरनल, VL IL आपका एक्सटर्नल, क्योंकि लोड पर वही मिल रहा है। अब कह रहा विद्युत परिपथ में लपेटे गए वार की लंबाई निम्नलिखित में संदर्भित की जाती हैं। तो जरा सा कोशिश करिएगा, कष्ट करिएगा साहब, प्रयास करिएगा इसको बताने का। तो हम सभी लोग यहाँ पर क्या कह ले कि किसी भी सर्किट में जो लपेटे गए तार की लंबाई है, यह तार का लंबाई, यानी अगर आपने इसको सीधा कर दिया तो यह तार है ना, और आपका इसका लंबाई जो भी हो, यह किस रूप में व्यवहार की जाती हैं, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा सुचालक के रूप में। मतलब कंडक्टिंग मटेरियल को ही आप लपेटिए, सीधा करिए, जो भी करिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन वी मोस्टली यूज द मटेरियल दैट इज डेफिनेटली इन द नेचर ऑफ कंडक्शन। उसमें धारा का प्रवाह हो सके, धारा का प्रवाह हो सके, करंट कंडक्ट हो सके, इस तरह के स्वभाव की वहां पर क्या होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए। इस बात के बाबत हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट आंसर इज हियर डियर फ्रेंड, सुचालक, कंडक्टर। चलिए अगला प्रश्न है, सीसा एसिड बैटरी रिचार्जेबल होता है क्यों? रिचार्जेबल इसलिए होता है कि उसकी रासायनिक प्रक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? उत्क्रमित होती हैं। आप LHS से RHS और RHS से LHS को प्राप्त करने में क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं साथियों। आइए जरा हम चर्चा कर लें। यहाँ क्या होता है हमारा PbO2, ठीक है, लेड पेरोक्साइड का मेरा पॉजिटिव प्लेट होता है, प्लस आप क्या कर दीजिए 2H2SO4 जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब प्लस निगेटिव प्लेट क्या था, स्पंजी सीसा था आपका Pb++, ठीक है, क्या था, स्पंजी सीसा था Pb++। अब इसको हम लोग जो तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा PbSO4, ठीक है, PbSO4 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। तो देख लीजिए PbSO4 आ गया, 2H2O आ गया। अब यह जो Pb बचा है यह फिर क्या करेगा, तो यह भी आपका क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, PbSO4। अब इसको इधर की बात हम करें तो इससे कन्वर्जन किस में होता है, चार्जिंग के दौरान। ध्यान रखिएगा मेरे विद्वान साथियों, जब हमारी चार्जिंग हो रही है तो इससे ये प्राप्त हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही थी उससे इससे वो प्राप्त हो रहा है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों में उधर से ये इधर से वो आपका कन्वर्टिबल है। और आप हमेशा याद रखिएगा जिसमें भी मेरी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणित होती हैं वहाँ बड़े आराम से हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साहब, ठीक है। चलिए विद्यार्थी जी, तार केबल कंडक्टर में बहुत विशेष अंतर यही है कि कोई भी तार
तार होती है, समझ गए। अब कंडक्टर वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लोहे का हम तार ले लिए पतला ऐसा, बिना उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ, तो तार तो है ही, लेकिन लोहा बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। कॉपर ले लिए तो कॉपर तार तो है ही और कंडक्टर भी है, समझ गए। तो ये है बेसिक अंतर। और जब इसी कॉपर के तार के ऊपर हम इंसुलेशन का कवर चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, इंसुलेशन का कवर चढ़ा देते हैं, और उसको हाथ से पकड़ भी लें तो हमको झटका नहीं लगता है, तो यह केबल बन जाता है। तो दुनिया की कोई भी तार जिसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है वही केबल है, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं किया है वह ओनली तार है, ठीक है। और तार कंडक्टर भी हो सकती है, नन कंडक्टर भी हो सकती है। कंडक्टर वो तार है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से इफेक्टिवली और बढ़िया हो रहा है, बेहतर हो रहा है, वही है, यही बेसिक अंतर है, समझ गए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्डिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो सोल्डिंग आयरन का कोई भी दो तत्व जो होता है, सपोज करिए ये सोल्डर है और ये मेरा क्या है साहब, आपका टिप है हमारा किसका, तो सोल्डिंग आयरन का। ये दोनों के बीच में आपस में जो जुड़ाव होता है वह आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है हमारा साहब जी, ध्यान रखिएगा, सीरीज में हो सकता है, बाकी चांसेस नहीं है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए, यह आपका क्या होगा, सीरीज हो जाएगा साहब जी, इसमें कोई शक नहीं है। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो जिस भाग में उलझन होगा वही मरम्मत होगी। तो कहां पर, आपका कम्यूटेटर पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब जी। चलिए अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ध्यान रखिएगा कि हमारी जो डीसी मशीन है उसके किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता है। तो मेरे डीसी मशीन के ब्रश और कम्यूटेटर वाला जो पार्ट है उसको बार बार मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश क्या होता है, अटैच्ड होता है, और मेरी ब्रश बड़े आराम से, जब कम्यूटेटर घूमती है तो उसके ऊपर ब्रश आपका क्या होता है, एकदम रब करता है, उसके ऊपर घर्षण होती है। हालांकि हम ब्रश के रूप में कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन की खासियत है उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उच्च होता है, स्पार्किंग नहीं होती है, साथ ही साथ वो मुलायम होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जितना घिसेगा उतना सॉफ्टनेस आएगी, उतनी चिकनाई आएगी, और उतना आपका क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन घटता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। मीना साहब और मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जो इसके पीडीएफ है वह बिल्कुल प्रदान की जाती हैं, और इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर ऑलरेडी उपलब्ध करा दी गई हैं, जहां से आप टेस्ट परचेज करते हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। यह जो टेस्ट आपने परचेज किया होगा वहां ऑलरेडी सॉल्यूशन पीडीएफ वहां ऑलरेडी मौजूद है, वहां प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला कह रहा है रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा सहनशीलता। तो मेरे सोने की पट्टी के माध्यम से जो सहनशीलता है, ध्यान रखिएगा, क्या है साहब, सोने की पट्टी का जो सहनशीलता है ±5%, कितना, ±20%, किसका, नो कलर, कोई रंग नहीं है तो 20%, 10% किसका, अगर आपका सिल्वर है तो, ठीक है। तो सिल्वर, गोल्डन, नो कलर, ये तीन ही हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के आधार पर ऐसा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो हम लोग यहाँ उत्तर क्या ले लें, सी ले लें, मत समझिए, वो सिल्वर के लिए है। दिए गए चित्र में किरचॉफ के आधार पर संबंध बताइए, ठीक है। आइए साहब अगला बढ़ते हैं। किरचॉफ के आधार पर संबंध, केसीएल जो है बहुत अच्छी बात है, यह कहता है समेशन ऑफ एल्जेब्रिक करंट एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू 0, पहली चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा साहब, हमारी जो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किस पर आधारित है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है साथियों, आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, पहली महत्वपूर्ण बात, ठीक है। अब रही बात साहब जी, थर्टी फाइव नहीं दिख रहा है तो यहां पर 35,
आइए, अब इसमें ये रहा हमारा स्थिति, इधर आपका I5 जा रहा है, I4 रही है, I3 आ रही है, I2 आ रही है, और आपका इधर I1 जा रहा है। हम सब जनरली क्या मानते हैं, आने वाली को, ये कोई नियम नहीं है, मानने पर है, आने वाली करंट को हम लोगों ने पॉजिटिव और जाने वाली को हमने क्या माना है, जाने वाली को हमने क्या माना है, निगेटिव, जाने वाली को क्या माना है, निगेटिव। ठीक है, अब देख लीजिए साहब, कौन कौन रही है मेरी, I2, कौन कौन रही है, I4। ठीक है, दैट मस्ट भी इक्वल टू I4 आ रही, I2 आ रही है, प्लस आपकी I3 आ रही है, ये तीनों, ये वाली, ये वाली, ये वाली आ रही है, बराबर हो जाएगा I5 प्लस I1। ठीक है, तो देख लीजिए कहां पर है, या लिखा है I1 प्लस I5 इक्वल टू I3 I4 I2, बात वही है, आप किसी भी तरह से लिखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। LPCVT 2 का 100 नंबर का सॉल्यूशन कब होगा? 100 नंबर का सॉल्यूशन तो मैडम हो रहा है, और वो हो रहा है 12 बजे से प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर, और 14 टेस्ट का तो हो चुका है, और उस 14 टेस्ट में आपसे शुरुआत में ही यह विनम्रतापूर्वक निवेदन कर लिया गया था कि हम 50 का डिस्कशन कराएंगे, रीजनिंग और आपका मैथ का नहीं कराएंगे। तो 14 टेस्ट हो गया, आज 15वां का डिस्कशन होगा। क्या होगा, आज 15वें टेस्ट का डिस्कसन होगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रतिदिन चल रहा है 12 बजे से प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर। कहां पर? प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पर। 100 का सॉल्यूशन नहीं, 50 का सॉल्यूशन चल रहा है। रीजनिंग और मैथ के लिए छात्रों ने ही मना कर दिया था कि वो हम लोगों का कवर है, वो मत करवाइए, सिर्फ क्या करवाइए, आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग करवाइए। तो वो हम लोग करवा रहे हैं, और पिछले 14 दिनों से करवा रहे हैं। आज 15वां डिस्कशन है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप समय निकालिएगा और देखिएगा साहब, यू प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल, वहां 12 बजे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BSPSL का एग्जाम कब होगा, इसकी कोई लिखित सूचना अभी तक नहीं आई है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप हमसे जितनी बार पूछेंगे मैं यही बताऊंगा, क्योंकि लिखित सूचना जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम या कोई भी कुछ जवाब दे पाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि हम अगर कहें कि उम्मीद आप ये कर सकते हैं, तो वो उम्मीद सही साबित नहीं हो रहा है। इसलिए साबित नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार इसको लेकर के कितना सजग है, कितना नहीं है, ये समझ से परे की बात है। ठीक है, लेकिन ये बात है कि कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले नोटिस आई थी, असिस्टेंट इंजीनियर के बच्चे, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया गया था। तो मतलब है कि विभाग एक्टिव हुआ है, बट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई सुटेबल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो इसलिए अभी कुछ स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलना थोड़ा ठीक नहीं है। एग्जाम तो होगा ही, लेकिन कब होगा, ये जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती है, लीगल सूचना नहीं आ जाती है, तब तक इस पर कोई भी कमेंट करना न्याय उचित नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का सिटी भी आइए जाएगा, इतना हड़बड़ाने का क्या है। एग्जाम का सिटी भी आएगा ही। जब रिजल्ट आया है तो सब कुछ आएगी। जब डेट के बारे में सूचित किया गया है तो वह भी आएगा, है ना, जरूर आ जाएगा। आज से कल तक में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले सर हम पढ़ा लें, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद अन्य सर लोगों का क्या दिशा निर्देश है उसको देख लेंगे और फिर आपको बता देंगे। ठीक है कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। पहले आज्ञा दीजिए, पढ़ा लेते हैं, फिर बाकी रिस्पेक्ट के साथ और भी सर लोगों का देख लेंगे, कौन सर क्या कह रहे हैं, कौन सर क्या नहीं कह रहे। ठीक है, मैं सिर्फ यही जानता हूं, कोई सर कुछ बोल दें वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है लीगल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय BSPSL इज अवेलेबल और नॉट। समझ गए, वो उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आपको हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है
तो फिर हमें क्यों परेशान करते हैं? डेली यूट्यूब पर 500 आदमी बीएसपीएसएल का वीडियो डालता है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करवा देता है। इसलिए परेशान मत होइए, थोड़ा सा पढ़ लेने दीजिए। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अगली सूचना, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भोल्ता भी से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव, यानी आपका खोखला गोला है सरकार, क्या है हमारा? खोखला गोला है। जो खोखला गोला है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। मतलब गलत इंफॉर्मेशन को लेकर के बहुत दिक्कत है भाई साहब, समझे कि नहीं? कोई भी छोटा सा नोटिस आएगा एकदम बच्चा जो है सो परेशान हो जाएगा, ये सब एकदम ठीक चीज नहीं है, समझे कि नहीं? थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं रखता हूं, लेकिन मैं लीगल चीजों पर ही आपको सूचना दूंगा। मैं उड़ती खबरों पर आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा। लीगल इंफॉर्मेशन आ जाती है जरूर आपको बताएंगे, जरूर आपको सूचित करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, बीएसपीएसएल का बुक एग्जाम में जरूर काम आएगा, लेकिन मात्र वह कितना काम आएगा? 50% काम आएगा, ठीक है? 50 से 60% काम आएगा। बाकी पोर्शन जो है वो अदर चैप्टर्स जो बीएसपीएसएल के अलावे हैं, जहां की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पूछा जाता है एएलपी में, वो चैप्टर्स बीएसपीएसएल की किताब में नहीं है। लेकिन आपको क्या है, तो मात्र यहाँ पे 27-28 नंबर लाने हैं, आपको यहाँ 70-75 नंबर नहीं लाने हैं। इसीलिए उस बुक से भी काफ़ी मदद मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? लेकिन उस पोर्शन से क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चंस को आप अगर बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका काम कर जाएगा। अगर आपको अन्य पोर्शंस को भी पकड़ बनाना है तो आप वहां पर क्या करेंगे, चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, भी से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव। तो जब मेरा खोखला गोला होता है, ध्यान रखिएगा, जब क्या होता है, मेरा खोखला गोला होता है, तो इस खोखले गोले के भीतर जितनी हमारी वोल्टेज होती हैं वही वोल्टेज कह रहा है गोलक के अंदर का विभव। तो भी से आवेशित खोखला गोला है, जितना बाहर होता है उतना भीतर होता है। क्या होता है साहब? जितना मेरे सतह पर होता है उतना ही कहां पर होता है? फटाफट बताइए। जितना वोल्टेज मेरे सतह पर होगा उतना ही गोले के भीतर होगा। मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है साहब? ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सप्लाई वोल्टेज के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें इंटेंसिटी के बारे में, क्या करें हम? फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। क्या करें साहब? फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी का जो मान है वह कितना हो जाएगा साहब? अंदर में आपका 0 हो जाएगा। फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? अंदर में 0 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न, सी नहीं होगा, फील्ड इंटेंसिटी मेरी 0 होगी। वोल्टेज जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है, एकदम इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है? जितना सतह पर होता है उतना ही गोले के भीतर होता है वोल्टेज। इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, समझ गए? इसीलिए एकदम करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण लोअर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा उपकरण लो पावर फैक्टर के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हम ध्यान रखते हैं साहब, लो पावर फैक्टर के लिए हमारा जो है कौन सा उपकरण उत्तरदायी नहीं है? तो आप जानते हैं मैग्नेटिक रिले पावर फैक्टर को घटाएगी, ठीक है? मेरा ट्रांसफर पीएफ को लैग करेगा, मेरी मोटर डेफिनेटली पावर फैक्टर को लैग करेगी। लेकिन मेरा जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, यह पीएफ को क्या करता है साहब? लीड कराता है। इसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर में सुधार के लिए क्या करते हैं? पावर फैक्टर में सुधार के लिए हम करते हैं। समझ गए? क्या है? पावर फैक्टर में सुधार के लिए करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। और विद्यार्थी जी, BSPSCL वालों, आपको मैं एक बात बड़ी ही विनम्रता से कह देता हूं, अभी तक आज के डेट तक कोई भी कंपनी परीक्षा के टेंडर को फाइनल नहीं हुई है। कहा गया था कि 15 मार्च से पहले टेंडर फाइनल करवा करके कंपनी क्लियर किया जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो अप्रैल में परीक्षा होगी। लेकिन आज के डेट तक कोई कंपनी फाइनल नहीं हुई है, अगले 2 दिन में हो जाती हैं। इसकी जब सूचना हमको मिलती है तो जरूर आप लोगों को हम बताएंगे। क्या हो जाएगा? जरूर आप लोगों को हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जो असिस्टेंट इंजीनियर था, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ध्यान रखिएगा, उसमें एग्जामिनेशन नहीं था, कोई रिटन एग्जाम नहीं था, गेट के स्कोर पर उनको स्क्रूटनाइज किया गया था। ठीक है, तो इस लेकर के वहां पर कोई चिंता की बात नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम था नहीं, तो इसलिए टेंडर का कोई बात था नहीं, तो उनका काम तो चल रहा है। और इधर के जितने भी पोस्ट हैं उस पे एग्जाम है, तो कंपनी जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक प्रक्रिया जो है आगे नहीं होगी। तो यहाँ पर जरूर सरकार की निष्क्रियता है, जिसकी हम निंदा करते हैं, और छात्रों के साथ ये गलत हो रहा है, इस चीज का हम बहुत कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, बट अभी सामने ALP है, तो आप लोग थोड़ा सा ALP पर जो है कंसंट्रेट होइए। 20 तारीख के बाद और 20 तारीख तक क्या स्थिति बनती है सबको पता करके फिर हम सभी लोग कुछ ना कुछ इस पर स्पेशल स्टेप लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमको पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा अपना आशीर्वाद हम पर भी बनाए रखिए। ठीक है, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा आप देते हैं, आपकी सेवा हम करते हैं। नहीं आज्ञा दीजिएगा तो फिर क्या करेंगे? सेवा का अवसर नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मेरा राइट आंसर क्या है? कैपेसिटर। क्या है साहब जी? कैपेसिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। RLC सर्किट में जब आपूर्ति की आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। RLC श्रृंखला सर्किट में मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वह क्या हो जाए? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से FR से ज्यादा हो जाए। FR का मान आप जानते हैं, यह कितना होता है? 1/2π√LC हो जाता है। क्या होता है FR? सीरीज RLC की बात अगर है तो क्या है? सीरीज RLC में यह क्या हो जाता है साथियों? 1/2π√LC। FR क्या हो जाता है? 1/2π√LC हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा FR क्या है साहब? छोटा है किससे? मेरे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर फॉर दिस? ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? मेरी सप्लाई करंट वोल्टेज से साहब जी लैग कर जाएगी, पश्च हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर। तो हम लोग फ्लोरेसेंट लैंप में जो इलेक्ट्रॉनिक चोक का यूज करते हैं, इससे कई सारे फायदे हमें होते हैं। क्या होते हैं? इससे कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा, मेरा शोर कम होता है। दूसरा फायदा, 40% शक्ति की क्या होती है? शक्ति की क्या होती है? बचत हो जाती है। शक्ति की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। तीसरा फायदा, हमें साहब जी कैपेसिटर अलग से नहीं लगाना पड़ता है। चौथा फायदा, हमें स्टार्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतना सारा बेनिफिट है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है? तो यह लगभग मेरे पावर फैक्टर को 98% तक क्या करता है? इंप्रूव कर देता है। और हमारी जो लैंप है उसकी भी दक्षता अप टू 66 लुमेन प्रति वाट तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 66 लुमेन प्रति वाट तक हो जाती हैं, अगर हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चोक का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ इनबिल्टेड होती हैं। नॉर्मल चोक की बात होती तब यह मामला नहीं होता। नॉर्मल चोक में फिर आपको प्रॉब्लम थी, वहां पर मेरा पीएफ लैग कर जाता, वहां हमें परेशानी झेलनी पड़ती। ठीक है, इसलिए कोई शक नहीं है साहब। यहां इलेक्ट्रॉनिक चोक है। कौन सा चोक है? इलेक्ट्रॉनिक चोक है। ये हमारा जो पुराना जमाना का चोक था, जो वजन में भारी होता था, ठीक है, जिससे नॉइज उत्पन्न होती थी, ये वो वाला चोक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक के अंदर हम लोगों ने पहले से ही कैपेसिटर और बाकी सारी अरेंजमेंट्स को कर दिया है, सर्किट को वहां पे रीडिजाइन कर दिया है। इसीलिए हमारी पीएफ क्या हो जाती है? अप टू 98% तक हमारी यहां पर प्राप्त होती है इन केस ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी ये जो मैंने बताया है अलग से कैपेसिटर नहीं होता, ये मैंने बताया, बाहर से नहीं लगाना पड़ता है, इसके अंदर इनबिल्टेड होता है, ठीक है। अब कह रहा आर वाई बी अनुक्रम में पहला डैश फेज, तो आर वाई बी का सीधा मतलब होता है जिस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, तो सबसे पहले मेरा कौन महत्तम मान को अचीव कर रहा है, मेरे महत्तम मान को रेड वाला, फिर हमारा क्या हो गया साहब येलो वाला, देन हमारी ब्लू वाली, और ये सभी आपस में 120 से शिफ्टेड होती हैं। इसीलिए जब ये 3 फेज की सप्लाई हम देते हैं तो क्या होता है, जब हम यही 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो मेरा क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा लाल, सबसे पहला फेज होगा जो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं साहब। कह रहा 3 फेज वाली सप्लाई में न्यूट्रल पॉइंट डैश में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो जरा बता दीजिएगा साहब न्यूट्रल कहां पर नहीं होती। श्रृंखला सीरीज का तो बात ही खत्म है, न्यूट्रल हमारे स्टार में होती हैं, डेल्टा में न्यूट्रल बिल्कुल भी साहब नहीं होती, क्योंकि यहां पर कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। डेल्टा में मेरी क्लोज लूप बन जाती हैं और इसके माध्यम से सिर्फ 3 फेज और 3 वायर का ही हम प्रणाली विकसित कर सकते हैं। मेरे डेल्टा में साहब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, मेरी लाइन करंट √3 टाइम फेज करंट के बराबर होती हैं। हम यहां से साहब अगर IPH की बात करें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। IPH की बात करें तो मेरा IPH IL का 1/√3 होता है, यानी बहुत कम मान होता है, IL/√3 इसका मान हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज डेल्टा। सरकार आगे बढ़ते हैं। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर आप जानते हैं, हमारे डीसी सर्किट में आपका XL 0 होता है, XC भी आपका क्या होता है 0 होता है, ये दोनों का कोई मीनिंग वहां है नहीं। ऐसी परिस्थिति में मेरा जो इम्पीडेंस है वह R के बराबर होता है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो R/R हो जाता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर मिलती है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी पावर फैक्टर हमें प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी, अगला प्रश्न। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से कौन जुड़ा होता है, जो ऋणात्मक टर्मिनल का हिस्सा होता है, जिससे ऋणात्मक टर्मिनल जुड़ा होता है, जिस पर नेगेटिव चार्जेज क्या होती हैं, एक्यूमुलेटेड होती हैं, डेफिनेटली उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जो पॉजिटिव वाला सेक्शन होता है, जहां धन आवेश क्या होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, जमा होती हैं, उसे सरकार क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पोररी मैग्नेट का इस्तेमाल कहां पर, आमतौर पर कहां किया जाता है, तो टेम्पोररी मैग्नेट जल्दी बता दीजिए साहब। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, मोटर में बिल्कुल भी नहीं, हमारा मूविंग क्वाइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट पे नहीं साहब, लाउड स्पीकर में नहीं साहब, तो किसमें हाँ साहब जरा बताइए। वेयर वी आर यूजिंग, तो साहब जी हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में हम किसका यूज करते हैं, अस्थाई का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे डीसी मोटर होता तब हम लोग यहाँ मेंशन करते, अगर डीसी मोटर होता तब हम लोग लेते कि भाई साहब यहाँ पर अस्थाई चुंबक यूज हो रहा है। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है इसका मतलब सिर्फ डीसी नहीं है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आ जाती हैं, गौर कीजिएगा, 2 चीजें आ जाती हैं। पहली क्या आ जाती हैं साहब, तो हमारा डीसी मोटर, एसी मोटर। एसी मोटर में आपका क्या हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन हो गया, 3 फेज इंडक्शन हो गया, उन सब में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस कूल GCR में मॉडरेटर ग्रुप में, गैस कूल जो मेरा रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर है, ठीक है ना। और आप जानते हैं न्यूक्लियर प्लांट का हार्ट हमारा क्या होता है, रिएक्टर। इसी के अंदर आपकी क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, और वह भी अभिक्रिया आपकी क्या है, नियंत्रित चेन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, नियंत्रित चेन विखंडन अभिक्रिया। और उस विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से जो उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग कूलेंट के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, और हीट एक्सचेंजर के अंदर जब वो हीट आती है तो वह उस पानी को क्या करता है, स्टीम में बदलता है। फिर इस स्टीम को हम भेजते हैं कहाँ, अल्टरनेटर के पास। टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन से कनेक्टेड अल्टरनेटर होता है, और फिर हमें बिजली की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, GCR में स्पेशल अरेंजमेंट है साथियों। फॉर द पर्पस ऑफ GCR वी आर यूजिंग ओनली ग्रेफाइट एज अ
मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ मॉडरेटर किस रूप में लेते हैं? यहां पर हम लोग ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में करते हैं। हालांकि इसका काम है सिर्फ क्या करना, मेरे गति को धीमा करना। किसका करना साहब जी? मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन के उत्सर्जन की गति को क्या करना, धीमा करना। समझ गए? यानी स्लो डाउन करना, धीमा करना, मंदन करना। मंदक मंदन करता है, मिनिमाइज करता है, घटाता है साथियों। ठीक है। हालांकि हम लोग D2O का, हम लोग कई सारे एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं, हल्का पानी, भारी पानी, बेरिलियम, ये सब का प्रयोग करते हैं हम किस रूप में? मॉडरेटर के रूप में। लेकिन यहां पर स्पेशल अरेंजमेंट किसका होता है? ओनली फॉर ग्रेफाइट हम लोग लेने का काम करते हैं। किसी भी विद्युत मशीन में कौन सा दो मुख्य भाग होता है? बहुत अच्छा चीज है। दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, जरा सोच कर बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ में भी सबसे टफ क्या है? तो स्टेटर और रोटर। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दो मुख्य भाग तो जरूर होंगे। एक हमारा क्या होगा? स्टेटर, और दूसरा मेरा क्या होगा? रोटर। स्टेटर वो भाग है जो अस्थिर है, जो पूरी तरह से सपोर्ट मशीन को प्रदान कर रहा है, उसी के अंदर मशीन की पूरी असेंबली अटैच्ड है, बहुत आपको यांत्रिक सुरक्षा भी दे रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स को पाथ प्रदान करने में भी हेल्प कर रहा है, और टिका के भी रख रहा है। और रोटर वो भाग है जो दोनों तरफ के एंड सिरे से, है ना, सिरा प्लेट से जुड़ा हुआ है, और बीच में एयर गैप के माध्यम से रोटेशन हो रही है, जिसके माध्यम से हमको मैकेनिकल ऊर्जा मिल रही है। इसलिए साथियों याद रखना, ये दोनों क्या है? मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा, जैसे ही बात डेल्टा की हो जाती है सरकार, तो याद रखना मेरा फेज वोल्टेज मेरे लाइन वोल्टेज के क्या है साहब? बराबर है। मेरा फेज वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज के क्या है साथियों? बिल्कुल बराबर है। ठीक है। और यहां पर मेरी फेज करंट जो होती हैं वह IL/√3 हो जाती हैं, और हम अगर लाइन करंट की बात करें तो वो √3 टाइम क्या होती हैं? IPH हो जाती हैं साहब। तो चलिए यहां से क्या उत्तर दे दें? कह रहा लाइन करंट, तो लाइन करंट मेरे फेज का कितना? √3 गुना होता है। कितना होता है? √3 गुना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित EMF के सिद्धांत का उपयोग, यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF जो हमारी होती हैं, क्या होती हैं? आपकी E बराबर BL भी साइन थीटा होती हैं। अगर ये थीटा 90 हो जाए तो मेरा E क्या हो जाएगा? E मैक्सिमम हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा के लिए गौर कर लीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर हमारा क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF के सिद्धांत पर मेरा जनरेटर काम करता है, यानी आपकी या तो फील्ड रोटेट करे या तो मेरी आर्मेचर की कंडक्टर रोटेट करे, दोनों में से किसी एक को रोटेट करना होता है। और इस परिस्थिति में ट्रांसफार्मर, चोक, थर्मोकपल, ये सब में जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी होती है यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो रोटेट करता है। समझ गए साथियों? इसलिए डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF हमें कहाँ पर मिलता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF आप इसको कहिएगा, क्या कहिएगा इसको? स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। ठीक है। ये मेरे इन सभी अवयव में होता है। जनरेटर में क्या होता है? डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी DC मोटर की दिशा डैश द्वारा बदली जा सकती है। तो DC मोटर की दिशा कभी भी टर्मिनल के कनेक्शन को बदल कर नहीं बदली जा सकती। DC मशीन के रोटेशन की दिशा या तो आर्मेचर के कंडक्ट के संपर्क को, या नहीं तो आप फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस को क्या करिए? दोनों में से किसी एक को बदलिए। फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बदलिए, या नहीं तो आप क्या करिए साहब? आर्मेचर का कनेक्शन बदलिए। इस दोनों को बदलने से वो बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा साहब? बी हो जाएगा। फील्ड और आर्मेचर के जोड़ संयोजन को बदलने से। तो मेरा राइट आंसर यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साहब? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है। आइए, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी निगाहें मंजिल पर कम होती हैं, साधनों पर ज्यादा होती हैं। आप अपनी निगाहें मंजिल पर रखिए, साधन पर बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। जब निगाह मंजिल पर होगी, साधन अपने आप मिल जाएगा और आप मंजिल को पा लेंगे। ठीक है। क्योंकि जिसको तलब अपने मंजिल को पाने की होती है, वो साधन की जुगाड़ अपने आप कर लेता है। कुछ चीजें ऊपर वाले पर भी छोड़ दीजिए, बस आप अपने काम में लगे रहिए, वो न्याय करता चला जाएगा और आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ विशेष रूप से पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है।
चलिए साहब, निम्नलिखित में कौन सी मोटर में मोटर को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? कौन ऐसी मोटर है जिसको स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उसके साथ जोड़ करके काम कर लेते हैं? ये कौन सा है? ठीक है, चलिए साहब, क्या कष्ट है साहब इसमें? डीसी मोटर की दिशा डैश द्वारा बदली जाती है। इसमें बड़ा कष्टदायक ये प्रश्न मुझे लगता है रहा है। इस कष्टदायक प्रश्न का जो कष्ट है उस पर जरा देख लें। कह रहा है प्रत्यावर्ती फील्ड और आर्मेचर के जोड़ संयोजन, ठीक है, और यहां और शब्द है प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक, बिल्कुल यहां और कह दिया है, तो और ये गलत है साहब। और क्या है? गलत है। हम दोनों में से किसी एक का करेंगे, दोनों का कतई नहीं करेंगे, दोनों का कतई नहीं करेंगे। इसीलिए इस भाषा को जरूर पकड़ना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। यदि यहां या अथवा रहती हैं तब ये सही था। इसीलिए इस भाषा पर अगर गौर करें तो मेरा सही उत्तर क्या जाएगा? डी जाएगा। या तो हम फील्ड को या तो हम आर्मेचर को, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यदि किसी दोनों को चेंज करेंगे तो मामला मेरा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं कर सकते, एक को चेंज करेंगे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, या तो आर्मेचर चेंज होगा या तो फील्ड चेंज होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसीलिए उसमें डी लेना उचित है। कौन सी मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग से रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं? जरा देख लीजिएगा साहब। कह रहा है सालियन पोल टाइप का सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज पिंजर प्रेरण मोटर। पिंजर का तो बातें छोड़ दी, इसमें तो जुड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। आपका कह रहा है कुंडलित रोटर तुल्यकालिक मोटर। वाह, अब इसमें जरा सा वैज्ञानिकों ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एकमात्र मेरा मोटर है जो कि स्लिप रिंग मोटर है, और इस स्लिप रिंग 3 फेज के इंडक्शन मोटर में, 3 फेज के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं साहब जी? आपका 3, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे 3 स्लिप रिंग का यूज करते हैं और उसके माध्यम से एक्सटर्नल रजिस्टर को आप जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ने का काम करते हैं। इससे क्या होता है? ठीक है, इससे क्या होता है? 4 फायदे होते हैं। पहला होता है साथियों, स्टार्टिंग करंट के मान में कमी आती है। दूसरा होता है साथियों, हमारी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है। तीसरा फायदा होता है कि स्पीड का भी कंट्रोल आप कर पाते हैं। और चौथा फायदा होता है कि हम पावर फैक्टर को भी इंप्रूव कर पाते हैं। ये 4 फायदा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? इसको साहब जी स्वीकार करने का काम करते हैं। चलिए अगला है ये टेस्ट आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर, स्टेशन 1, जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट से जुड़ पाएंगे। और ये 26 सेट की बुक आई है जो अंतिम समय में आपके प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है और आपकी तैयारी को एक मजबूती देने का काम करेगी, जिसमें 6 हमारे क्या हैं? प्रीवियस सेट और 20 मॉडल सेट हैं। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? कोर का लेमिनेशन जैसे ही हो सीधा एक जवाब होगा एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। और मेरी लेमिनेशन कैसी होनी चाहिए? थीन, क्योंकि एडी करंट लॉसेस मेरे थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कह रहा साथियों, इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड IC 606011 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? कितना बर्दाश्त किया जा सकता है साहब? 1977 में निर्णय लिया गया था और फिर यह बताया गया था कि भूक्षरण की धारा 1 मिली एम्पियर तक हम लोग जा सकते हैं। मैक्सिमम सीमा होगा तो 1 मिली एम्पियर, उससे ज्यादा साहब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 1 मिली एम्पियर जो है वह मैक्सिमम रेंज हो सकता ऑन बिहाफ ऑफ दिस। बाकी हम लोग नॉर्मली जानते हैं IFL का कम से कम कितना होगा साहब? आपका 5000 टाइम्स हो जाएगा। IFL का 5000 के बराबर हो जाएगा मेरी आई लीकेज। यह आपकी रूल नंबर 48 के आधार पर साथियों होती है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी जी, ऐसे स्विच की कितनी संख्या होगी जिसका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट में करेंगे? तो साहब ऐसे स्विच जिसका सीढ़ी के लाइटिंग में करेंगे वहां पर 2 तरफा स्विच कितना होगा? 2 होगा। 2 वे स्विच वहां पर क्या होगा? 2 होगा। और 2 वे स्विच का आप ध्यान रखिएगा साहब, हमारे 2 वे स्विच में आप ध्यान रखिएगा
कितने टर्मिनल होते हैं साहब जी? यहां पर आपके 3 टर्मिनल होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं सरकार? जीने की वायरिंग में करते हैं, स्टेयर केस वायरिंग में करते हैं, सीढ़ी की वायरिंग में करते हैं। और यह हमारा क्या करता है? आपका दोहरा स्विच, डबल आपका क्या है, 2 वे स्विच, एक बल्ब को 2 अलग अलग जगहों से नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? एक बल्ब को 2 अलग अलग जगहों से नियंत्रित करने का काम करता है। इंटरमीडिएट स्विच रहेगी तो वह एक से क्या करेगा? तो 3 या 3 से ज्यादा जगहों से एक बल्ब को नियंत्रित करेगा और वह आपकी 4 टर्मिनल वाली होती हैं। सरकार अगला प्रश्न है, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहा जाता है? स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है और यह ns बराबर 120 F/p होता है। और यह तब मिलता है जब आप 3 फेज की एसी सप्लाई प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? 3 फेज की एसी सप्लाई प्रदान करते हैं, तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कह रहा है साहब, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपके बीच आ रहा है, देख लीजिए। कह रहा है कि आर्मेचर कोर के स्लॉट में विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की सीक्वेंशियल व्यवस्था, यानी हम प्रॉपर तरीके से खांचेदार संरचनाओं में जो हम व्यवस्थित तरीके से जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं, जो हम कंडक्टर्स को स्थापित कर रहे हैं, जो मेरा एक विशेष पैटर्न पर स्थापित किया गया है, वह आपका क्या कहलाता है नौजवानों? वह मेरी वाइंडिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, क्या है? वाइंडिंग कहलाती है, जो कंडक्टर का संकलन है और सुव्यवस्थित संकलन है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहीं पर आपकी क्या होती है? ईएमएफ का साहब जी उत्सर्जन होता है, विकास होता है। दोस्तों, किसका उपयोग इलेक्ट्रिक कैथली के ताप इकाई में? इसकी कैथली का ताप इकाई इसके पेंदी में लगाया जाता है। और जो पेंदी में लगाया जाता है वो कैसा होता है साहब? वो कंसील्ड वायर होता है। क्या होता है? धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर होता है, छिपा हुआ होता है, भीतरी भाग में होता है। क्या होता है? अंदरूनी भाग में होता है। और यह भी नाइक्रोम का ही बना होता है। ये सारे भाग हमारे इंसुलेटेड होते हैं ताकि हम इसको पकड़ना, यूज करना मेरे लिए आसान होता है। ये हमारा घरेलू उपकरण है साथियों, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इज मेटल ट्यूब के अंदर कंसील वायर। डियर फ्रेंड, कौन सा गुणधर्म पीएन डायोड को दिष्टकारी कार्य करने की अनुमति देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे विद्वान मित्रों, जरा कष्ट कीजिएगा बताने का। इसकी जो सबसे खास विशेषता है वह क्या है? इसकी खास विशेषता है अग्र पश्च अभिनति का गुणधर्म। ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का गुणधर्म, ये सिर्फ फॉरवर्ड में काम करता है। किसमें काम करता है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में यह बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करता है। रिवर्स बायस में एकदम संचालित नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसका राइट उत्तर क्या ले लेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करने देता है, नेगेटिव को स्टॉप कर देता है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम इसे रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। और ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसे हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, इसे हम लोग क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। ये सब इसका नाम है। और बिल्कुल है सरकार, ये आपकी क्या है? अनकंट्रोल्ड होती हैं। यह कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारी क्या है? SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपकी कंट्रोल है। साथियों, हिस्टेरिसिस हानि को कैसे व्यक्त किया जाएगा? हिस्टेरिसिस हानि को pH बराबर KH BM टू द पावर 1.6 F इंटू V वाट से व्यक्त किया जाएगा। और ये मेरा इक्वेशन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर साहब आपका डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? डी मिल रहा है। इसको कम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के चुंबकीय पदार्थ का क्या करना है? यूज करना है, जिसका हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट कम हो, लाइक एज सिलिकॉन स्टील, लाइक एज CrGOS। ओके डियर फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगर में किस प्रकार का जनरेटर? आप सब जानते हैं मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? तो आप सबको याद रखना है, कितना होता है? 0.1 मेगा ओम से उच्च होता है। क्या होता है? 0.1 मेगा ओम से उच्च होता है। इसमें इनबिल्टेड हैंड ड्रिवन जनरेटर होती हैं। यह जो मेगर है वो एनालॉग मेगर है। और इसके जनरेटर के हैंडल को कम से कम कितनी स्पीड पे चलाना पड़ता है? 160 RPM पर चलाना पड़ता है। और यहाँ जो मोटर मेरा यूज किया गया है वह डीसी मशीन है साहब। कौन सी जनरेटर है? डीसी जनरेटर है। आप जरा बता दीजिएगा कौन सा डीसी जनरेटर है? फटाफट आंसर देने का कष्ट करिए साहब आप लोग।
फटाफट आंसर दीजिए साहब, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये मेरा परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है। क्या है? पीएमडीसी जनरेटर है। पी से परमानेंट, एम से मैग्नेट, डी से डीसी, डी और सी डायरेक्ट करंट। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है और यह हम अपने रेंज और क्षमता के अनुसार इसके माध्यम से वोल्टेज का उत्सर्जन करते हैं और आर बराबर भी आई का कंसेप्ट लेकर के हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मेजरमेंट करने का काम करते हैं। मेरी स्केल 0 से इन्फिनिटी के बीच होती हैं, यह सदैव ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में कौन शामिल नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय सोलर है, विंड है और आपका कौन सा है? बायोमास है। न्यूक्लियर मेरा नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यह लिमिटेड स्रोत है साथियों। और ध्यान रखिएगा इसका भंडारण भी सीमित है और एक समय आने के बाद यह पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगा। तो हमारा नवीकरणीय स्रोत कौन नहीं है? न्यूक्लियर नहीं है। चलिए साहब, रिजर्व पावर का इस्तेमाल आप सब जानते हैं, रिजर्व पावर, बैकअप पावर हम बचा के रखते हैं। अगर आपको पेरेंट्स ने 5 लाख रुपया दिया है तो उसको एक दिन में आप खर्च नहीं करते हैं, उसमें से 500 हजार जितना होता उतना खर्च करते हैं, बाकी को जमा करके रखते हैं, ठीक है कि नहीं? ताकि इसलिए कि वक्त जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी होने पर उस पैसे का हम यूज कर सकें। तो ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियों में क्या होगा साहब, गंभीरतापूर्वक विचार रखिएगा। द पॉइंट इज दैट रिजर्व पावर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? ट्रांसमिशन में, घरेलू बिजली में। कहां? रिजर्व पावर इज बैकअप्ड एट द पोजीशन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, यहीं पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है अदर एप्लीकेशंस को पावर भेजने की, तो उस पावर को हम वहां शिफ्ट करने का काम करते हैं, उसे प्रदान कर देते हैं और लोड के कंपनसेशन को, लोड के एडजस्टमेंट को, लोड के सेटलमेंट को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। डायोड में लीकेज करंट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जरा बताने का कष्ट कीजिए साहब, क्या हो जाएगा? हमारी जो डायोड होती हैं तापमान के साथ लीकेज करंट के मान में वृद्धि होती है। लीकेज करंट जब भी होता है माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है साहब। और जब भी लीकेज करंट की बात होगी, रिवर्स बायास हमारा होगा डायोड में तभी होगा। और जब ये रिवर्स बायास होगा, मेरा डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में साथियों ये दिया गया सारा स्टेटमेंट सही है हमारे लीकेज करंट के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम है तो पावर फैक्टर, मेरे विद्वान मित्रों आप जानते हैं मेरा पावर फैक्टर रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस होता है। और प्रश्न ने कहा है आर भी 10 ओम है, जेड भी 10 ओम है। वी आर पुटिंग द मैग्नीट्यूड हियर 10/10, द मैग्नीट्यूड विल बी 1। आपका पावर फैक्टर क्या मिल जाता है सरकार? यूनिटी मिल जाती है, इकाई मिल जाती है। और ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारे पावर फैक्टर की हुआ करती है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एचआरसी फ्यूज का प्रयोग कहां होता है? एचआरसी का नाम है साहब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। और आप सब जानते हैं इसमें धारा का मान भी उच्च होता है और वोल्टता की क्षमता भी क्या होती है? उच्च होती है। और 3 से 4 गुना यह मैक्सिमम लोड को कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए सस्टेन करने में भी कैपेबल होती हैं। तो डियर फ्रेंड हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग 3 फेज में, 2 फेज में कहां करेंगे? तो आपका जो राइट आंसर है वी आर गोइंग विथ व्हिच वन? 3 फेज सिस्टम में इसका यूज होता है, डोमेस्टिक में बिल्कुल भी नहीं होता। और याद रखिएगा साहब यह कभी भी रीवायरेबल नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, एक बार डैमेज हो गया तो नया बदलने का काम साहब करते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है? तो बिना किसी चिंता के मेरा सीधा जवाब होगा कंसील कंड्यूट वायरिंग। कंसील कंड्यूट पाइप में जो वायरिंग की जाती है, जिसको हम लोग छिपी हुई वायरिंग कहते हैं, यह सबसे क्या है? सुरक्षित है। क्या है सरकार? यह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जब हम मकान का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसी दौरान इसका खांचा खींचा जाता है, उसी दौरान सेटरिंग के दौरान इसको बिछाया जाता है। यह पूरी तरह से एक तो सुंदरता भी है, मजबूती भी है, साथ ही साथ आप ध्यान रख लीजिएगा कि हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी बेहतर है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आपको याद होगा पिछला कोरोना कितना तकलीफ देके गया था। यह कोरोना भी होता है तो आयनाइजेशन के कारण होता है। हाई वोल्टेज की सप्लाई के दौरान हमारी जो कंडक्टर है उसके चारों ओर का एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर जब आयोनाइज होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस जब डिस्टेंस दोनों के बीच कम होती हैं तो आपका क्या होता है? हिसिंग नॉइज उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, वायलेंट ग्लो होता है, ठीक है, ओजोन का डिस्कर्सन होता है। ये सब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो मुख्य रीजन इसका है साहब आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन जो होती है वो उच्च वोल्टेज पर सरकार होती हैं। चलिए वी आर गोइंग विद द
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? ऐसी कौन कौन चीजें हैं जो मेरे ट्रांसमिशन लाइन में जरूर होनी चाहिए? सबसे पहले कंडक्टर, जिससे हो करके आप क्या करेंगे, दूर दराज के क्षेत्रों में किसको भेजने का काम करेंगे साहब? ध्यान रखिएगा, किसको भेजने का काम करेंगे? तो हम साहब जी धारा को भेजने का काम करेंगे। दूसरे नंबर पर ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर साहब आपका सपोर्टिंग टावर। तीसरा क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग टावर, यानी आपका साहब हमारी सपोर्टिंग टावर क्या काम करेगी? तो आपके कंडक्टर को जमीन के ऊपर से उठा के रखेगी, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, लेयर ग्राउंड क्लियरेंस हमारी मेंटेन होगी। क्या होगी? ग्राउंड क्लियरेंस हमारी मेंटेन होगी। तो इसमें कंडक्टर भी सही स्पेलिंग दोनों का मिल रहा है, ट्रांसफार्मर भी सपोर्टिंग टावर भी। यहाँ कंडक्टर है, इंसुलेशन वाइंडिंग है, तो यहाँ इंसुलेशन वाइंडिंग इंग्लिश का क्या है, मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा एरर है। तो हम लोग कंडक्टर ट्रांसफर सपोर्टिंग देखेंगे तो हिंदी में तो दोनों सेम बैठ रहा है, लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग कंडक्टर ट्रांसफर सपोर्टिंग टावर यानी परफेक्ट रूप से मैचिंग कहां पर है? डी पर है, तो हम डी ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान थोड़ा सा दे देना है साथियों। यहां होना चाहिए कंडक्टर और इंसुलेशन वाइंडिंग। क्या होना चाहिए यहां पर? कंडक्टर, ट्रांसफार्मर नहीं रहता, यहां क्या होता? इंसुलेशन वाइंडिंग हो जाता। सरकार क्या हो जाता? इंसुलेशन वाइंडिंग। जब ये सही कर दिया जाए तब तो आप बेहिचक किसको लेंगे? डी को लेंगे, है ना शिवांगी मैम? आप किसको तब लेंगे जब हमने सुधार दिया है, तो आपको मैम लेना है डी को लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं साहब। कह रहा है केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा है साहब जी ये कंडक्टर, इसके ऊपर हमने लगाया है इंपरजिनेटेड पेपर इंसुलेशन। क्या किया है? इंपरजिनेटेड पेपर इंसुलेशन हमने लगाया है। ठीक है, और फिर यह जो कागज है यह नमी के कारण नमी को अवशोषित कर लेता है, और नमी अवशोषित करने के बाद क्या होता है? इसकी कुचालकता कमजोर हो जाती है। उससे बचने के लिए फिर इसके ऊपर हम लेड का सीथ लगाते हैं, जो नमी को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। फिर उसे लीड के ऊपर गद्देदार परत बेडिंग बिछाते हैं। फिर इसकी मैकेनिकल सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं? आर्मरिंग का, जहां पर स्टील या जीआई के तार का यूज करते हैं। और वेदर से बचने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम कवर लगाते हैं किसका? सर्विंग का। तब आपसे पूछा है साहब कवच, तो क्या करेगा कवच? यांत्रिक सुरक्षा देने का काम करेगा। क्या करेगा कवच? यांत्रिक सुरक्षा देने का काम करेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करेगा। समझ गए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कह रहा साधारण द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर यानी बाय बीजेटी, देखिए बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी का हिंदी है द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। इसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर क्षेत्रों के बीच जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है? मेरी डॉपिंग का कंसंट्रेशन होता है, वो कितना होता है? तो सबसे ज्यादा डॉपिंग कहां पर? इमीटर, फिर कहां पर? कलेक्टर, और सबसे कम किसमें होती हैं? बेस में होती हैं। किसमें सबसे कम? बेस में होती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। हमारे बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, कलेक्टर और बेस। बीजेटी में क्या होते हैं साहब? आपके 3 लेयर होते हैं। और जंक्शन कितना होता है डियर फ्रेंड? 2 होता है। सही उत्तर हम कौन सा लें? सी ले लें। कह रहा घरेलू वायरिंग में एल्बो तार की दिशा को, मेरे विद्वान मित्रों, मेरा जो एल्बो है वह तार की दिशा को क्या करता है? डेफिनेटली 90 पर टर्न करने का काम करता है। क्या करता है साहब? 90 पे टर्न करने का काम मेरा एल्बो करता है। तो वी आर गोइंग विद द राइट आंसर फॉर दिस इज 90 डिग्री। क्या लेंगे सरकार? डी ले लेंगे। चलिए साहब अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए स्विच डैश को नियंत्रित करेगा? तो सुरक्षा के लिए स्विच हमारे फेज को नियंत्रित करेगा। फेज तार के साथ हमेशा कैसे रहेगा जी? श्रेणी में जुड़ा रहेगा। तभी तो हमारी स्विच ऑन होगी तो लाइन आएगा, ऑफ होगी तो लाइन आएगी, बंद हो जाएगी सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई आनी जब बंद हो जाएगी तो नेचुरली हमारा क्या हो जाएगा? हम सेफ और सुरक्षित हो जाएंगे, हमें इम्पैक्ट उसका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। धारा ट्रांसफर को डैश के लिए, तो धारा ट्रांसफर को हाई अल्टरनेटिंग करंट को मापने के लिए हम लोग करते हैं। और प्रायः जो मेरी करंट ट्रांसफर होती हैं वह एक प्रकार की स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती हैं। क्या होती हैं साहब? एक प्रकार की स्टेप अप ट्रांसफर होती हैं। और मेरे विद्वान साथियों आप जीवन भर याद रखना, इसमें हम लोग 3 से 5 एम्पियर का मीटर सेकेंडरी की तरफ लगाते हैं और उसकी मदद से बड़े आराम से हम क्या करते हैं दोस्तों? तो हम पावर में
प्राइमरी का करंट को मेजर कर लेते हैं। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही लेस होती हैं, 1-2 होती हैं, ठीक है, और हमारी सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होते हैं। और आप गांठ बांध लेना, हम किसी भी हाल में सीटी के सेकेंडरी को ओपन नहीं छोड़ेंगे। सीटी का सेकेंडरी हमेशा बंद होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए। अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो हमारे प्राइमरी में बहुत ज्यादा करंट का इंडक्शन होगा। ऑन बिहाफ ऑफ वोल्टेज के इंक्रीमेंट के कारण मेरी वाइंडिंग जलकर राख हो जाएगी। ऐसा कभी भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है? जरा सोच के बताइएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर डेफिनेटली हमारी क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके स्टेटर में सरकार क्या होता है? तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होती है मेरे विद्वान मित्रों? ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक फिक्स स्पीड ns बराबर 120 f/p पर साहब संचालित होती। कितने पर साहब? 120 f/p पर संचालित होती हैं। और तो और आप याद रखेंगे, यह सिंगल एक्साइटेड मशीन है, सिर्फ इसके स्टेटर को सप्लाई देना पड़ता है, रोटर को बिल्कुल भी देना नहीं पड़ता है साथियों। इसकी गति जब भी होती है सिंक्रोनस से कम होती है। इसका जो एनआर है, रोटर का स्पीड है, लेस देन आपका क्या है साहब? लेस देन आपका क्या है साहब? ध्यान रखिएगा, हमारा एनएस है, इसीलिए इसको असिंक्रोनस मोटर, असिंक्रोनस मोटर, ऐसी मोटर जो सिंक्रोनस गति पर नहीं चल रही है, उसके नाम से साहब इसको जानते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट, एसी उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर डैश पर आधारित होता है। विद्वान मित्रों फटाफट बताइएगा, इसमें क्या होती है? एक ऑसिलेटर सर्किट होती है, और ये ऑसिलेटर सर्किट डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है दोस्तों? यह ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है? डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है? ध्यान रखिएगा साहब, यह ऑसिलेटर सर्किट डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर हमको आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में मेरा जो फीडबैक का गेन होता है वह आपका किसके बराबर? 1/, ध्यान रखिएगा कितना होता है? 1/1 - a बीटा के बराबर होता है। यानी इसमें हम लोग डीसी को क्या कर रहे हैं? एसी में, ध्यान दीजिएगा, एसी में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन्वर्टर के माध्यम से, तो क्या है सरकार? इन्वर्टर तो डीसी को एसी में बदल ही रहा है। क्या कर रहा है? डीसी को एसी में बदल ही रहा है। और जब डीसी को एसी में बदल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में मेरा फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए? डिजायरेबल होना चाहिए। और ये डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी हमको कौन दे रहा है सरकार? तो हमें मिल रहा है ऑसिलेटर सर्किट के माध्यम से। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी वहां पर डिजायरेबल चाहते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। इसलिए वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ए डियर फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की विधि क्या है? ये एक बहुत कठिन प्रश्न है, ठीक है। क्या है? बहुत कठिन प्रश्न है साहब। आइए जरा इस कठिन प्रश्न का उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। कह रहा है पृथ्वी का प्रतिरोध, हम सब जानते हैं अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए साहब? न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और वी आर ट्राइंग टू अचीव द गोल एट 0। मेरा लक्ष्य होता है इसका प्रतिरोध क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मेरा लक्ष्य क्या होता है? इसका प्रतिरोध शून्य हो जाए। और शून्य प्रतिरोध हम करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली है नहीं ऐसा संभव। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए पानी तो डालना ही है, पानी तो डालना ही है। प्लेट के क्षेत्र को घटाइएगा ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड को श्रेणी में जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड को आप कम गहराई में जाइएगा, नमी तक नहीं पहुंचिएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कह रहा है रेजिस्टेंस कम करने का विधि कौन सा है? तो पानी डालना है। क्या है सरकार? पानी डालना है। देखिएगा मेरे विद्वान साथियों, क्या है? पानी डालना है। पानी डाल करके ही हम कम करते हैं, या नहीं तो अर्थ इलेक्ट्रोड को पैरेलल में लगाने का काम करते हैं। कैसे लगाते हैं जी? पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने से मेरी क्या हो जाती हैं? रेजिस्टेंस घट जाती हैं। और तीसरी चीज हम प्लेट का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और चौथा चीज हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हमारा क्या हो जाएगा? नीचे पृथ्वी के अंदर ज्यादा गहराई में हम पाइप को या नहीं तो प्लेट को डालने का प्रयास करते हैं। जितनी नमी हमारी टच होगी, जितनी नमी हमारी टच होगी, उतना ज्यादा मेरा क्या होगा साहब? अर्थ का रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली ए। बिल्कुल सही कहा है विद्यार्थी जी आपने। कुशवाहा जी ने कहा है कि सी कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा है, सी तो हो ही नहीं सकता। हमारे सी इसलिए नहीं हो सकता कि श्रेणी में जब भी हम किसी भी मेटल को कंबाइन करते हैं तो मेरी प्रतिरोध का मान सीरीज में हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? हमेशा बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों जीतो और मेहनत करिए और बिल्कुल
निराश नहीं होना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करके ही दम लेना है। आप सभी लोग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और अनवरत अपने मेहनत के इस यज्ञ में अपनी आहुति देते रहिए और निश्चित रूप से फल भी मिलेगा, आप सफल भी होंगे। वो वक्त भी आएगा जब चेहरे पे मुस्कान भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।